दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है और स्कूल से लेकर कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी है और मात्र छात्रों तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि मेरे विचार में देश के प्रत्येक नागरिक को इस विषय के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो मित्रों, आप सब सहज ही इस बात का अनुमान लगा चुके होंगे कि आज हम लोग मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट से संबंधित विषय की विवेचना करेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की चर्चा करें, हमें उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जहाँ से ये मूल अधिकार प्रेरित हैं, अवतरित हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हैं। तो आप सब जानते होंगे कि एक महान दार्शनिक हुआ करते थे, सुकरात, सोक्रेटिस, जिनको विष का प्याला दिया गया था, जिनको मृत्यु दंड दिया गया था। और उनका अपराध ये था कि उन्होंने कुछ बातें कही थी जो उस समय की जो हुकूमत थी उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी और परिणाम स्वरूप सुकरात को जहर दिया गया था। लगभग 2000 साल पहले की यह घटना है। तो आप सहज ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि 2000 साल पहले की दुनिया क्या रही होगी, जहाँ सही बात कहने या अपनी बात कहने पर भी लोगों को जहर दे दिया जाता होगा। तो एक वो दौर था और एक दौर इस दुनिया में तब आया जब औद्योगिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, वैचारिक प्रगति हुई और अनेक दार्शनिक जन्मे जिन्होंने मनुष्य के अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया। और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हैं, जो लोगों के अधिकारों का समर्थन करते हुए नजर आए, हम उनका उल्लेख करेंगे। और ये थे जॉन स्टुअर्ट मिल। 1806 में इनका जन्म हुआ था ब्रिटेन में और 1873 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक जो पुस्तक है उसका नाम ऑन लिबर्टी है, जिसमें वो पूरी तरह से स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ खड़े नज़र आते हैं। और ये इनकी जो सबसे बड़ी बात है, जो जिसका जिक्र ये करते हैं और हम सभी करते हैं किसी न किसी अकादमिक अवसर पर, वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क, आत्मा और शरीर का स्वामी है। एवरीबडी इज़ अ सोवरेन मास्टर ओवर हिज बॉडी, माइंड एंड सोल। ये कितनी बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि विरोधाभास पैदा हो रहा है स्थितियों में कि एक प्राचीन समय में ऐसा दौर था जब व्यक्ति को अपनी बात कहने के कारण मृत्युदंड दे दिया जाता था, और एक ऐसा दौर आया जब दार्शनिकों ने मौलिक अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण माना। और आज अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो यह कहना मुश्किल नहीं है कि वे देश जहाँ पर लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं होता, जहाँ लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके महत्व को कम करके आंका जाता है, लोगों के अधिकारों को, लोगों के हक को, ऐसे देशों की अगर हम बात करें तो ये देश बहुत अधिक जो हैं आलोचना का शिकार होते हैं और उन्हें अच्छा नहीं माना जाता। सभ्य दुनिया जो है वो ऐसे देशों की हमेशा मुखालफत करती आई है जहाँ मानव अधिकारों की जो है खिलाफ वर्जी होती है बार बार, किन्हीं कारणों से, ख़ास तौर पर राजनीतिक कारणों से।
ऐसे ही 4 जून 1989 की घटना है। ये चीन की राजधानी बीजिंग में घटित हुई थी, जब वहाँ की सरकार ने अपने ही छात्रों को आ, बेहद कठोर तरीके से उनके खिलाफ बल प्रयोग किया था। और इन छात्रों का जो आंदोलन था, इनकी जो मांग थी वो यही थी कि जो लोकतांत्रिक सुधार किए जाएं, लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, उनको महत्व दिया जाए। तो कुल मिला के देखा जाए कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर व्यक्तिवादी सोच दुनिया में महत्व प्राप्त कर चुकी है, जहां मनुष्यों के अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक राज्य लगभग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से अपने नागरिकों को अधिकार ज़रूर देता है, और इसी के आधार पर उस देश का, उस राज्य का हम मूल्यांकन करते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम जानते हैं कि अधिकार होते क्या हैं। कई सवाल उठते होंगे आपके जहन में। ये जानना ज़रूरी है कि अधिकार क्या है, उसके बाद ही हम मूल अधिकार को स्पष्ट तौर पर समझ सकेंगे। तो अधिकार क्या होते हैं, हक क्या है, कौन से अधिकार हैं, ये कहाँ से जन्मे और ये क्यों मिलने चाहिए लोगों को, ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो बिना अधिकारों की पूरी नहीं हो सकती। क्या सिर्फ अधिकार ही महत्वपूर्ण हैं, कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं हैं, या दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा जब जैसे जैसे हम इस विषय को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लेना ज़रूरी है कि अधिकार जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और निश्चित रूप से उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। और अधिकार मात्र अधिकार पर्याप्त नहीं है, अधिकारों के लिए वे परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं, वो उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने के अधिकार। क्योंकि ये बात कही जाती है कि अधिकार कभी भी शून्य में नहीं उपजते, उनके लिए एक समाज का होना बेहद ज़रूरी है, समाज की मान्यता मिलनी ज़रूरी है, राज्य की मान्यता मिलनी ज़रूरी है। तो अधिकार काल्पनिक नहीं हो सकते, कल्पना लोक में नहीं पैदा हो सकते। अधिकारों के लिए वास्तविक ज़मीन होना बेहद ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि फ्रांस की क्रांति जो थी, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो लोगों के अधिकारों की बात थी। आपने पढ़ा होगा इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीन ये जो नारा था फ्रांस की क्रांति का, उसको आपने ज़रूर पढ़ा होगा अपनी पहले की कक्षाओं में। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी वो निश्चित रूप से व्यक्ति को के अधिकारों के मांग के लिए ही पुष्पित और पल्लवित हुई थी। तो कुल मिला के दुनिया में क्रांतियां तक होने लगी थीं। फ्रांस जैसे देश में 1789 की जो क्रांति थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण था लोगों के अधिकारों का सम्मान, लोगों के अधिकारों को महत्ता दिए जाने की बात। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकार कितने महत्वपूर्ण हुए कि इसके लिए क्रांतियां भी बाकायदे हुई, और उन क्रांतियों के नारे वे शब्द बने जो लोगों के अधिकार से संबंधित हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके नारे की आज तक हम जिक्र करते हैं। और ये नारा जो है आज भी दुनिया में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय रहा होगा जब फ्रांसीसी क्रांति हुई होगी। तो जैसे जैसे समय बढ़ा लोगों के अधिकारों में भी वृद्धि हुई, राज्यों की जो संरचनाएं हैं वो तब्दील होती गईं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ीं, और कुल मिला के ये सब ऐसा माहौल था जिसमें लोगों के अधिकारों का महत्व दिनों दिन बढ़ता रहा। और कई ऐसे अधिकार जो किसी ज़माने में प्रिविलेज माने जाते थे, विशेषाधिकार माने जाते थे, उनको अगर हम आज के दौर में देखें तो ये सारे अधिकार जो हैं वो आम जनमानस के अधिकार बन चुके हैं। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि अधिकार निश्चित रूप से सभ्य जीवन के लिए, सभ्य समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक दशाएं हैं। तो मित्रों, इतना जानने के बाद, इस पृष्ठभूमि को जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि अधिकार होते कितने तरीके से हैं, कहाँ से अधिकार उपजे। तो अलग अलग दार्शनिक हैं, अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने अधिकारों पर चर्चा की है। ख़ासतौर पर हम
चार तरह के सिद्धांतों का एक संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, क्योंकि इससे निश्चित रूप से एक आधार मजबूत होगा कि अधिकार होते क्या हैं और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये मांग जोर पकड़ी कि अधिकार होने चाहिए एक समाज में, एक राज्य में। तो ये चार सिद्धांत हैं: प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, विधिक अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की। इसको अंग्रेज़ी में थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स कहते हैं। और यह इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आज भी इसके महत्व को काफ़ी जगह स्वीकार किया जाता है दुनिया के तमाम अकादमिक सर्कल्स में। तो अगर हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो बहुत पुराने समय से, जो यूनान के समय से ही शुरू होती है। और यूनानी ही ये मानने लगे थे कि जो अधिकार हैं वो लोगों को प्रकृति से ही मिले हुए हैं। और प्रकृति जो है वो जो मनुष्य को जन्म देती है तो वही मनुष्यों के अधिकारों को भी जन्म देती है। गॉड हु गेव अस लाइफ हैज़ गिवन अस लिबर्टी। जेफरसन हैं अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले, वो कहते हैं कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी ने हमें आज़ादी दी है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, जो ये मानते हैं कि प्रकृति से ही हमें अधिकार मिले हुए हैं, इसलिए किसी को हक नहीं है कि वो छीने या उसको न्यून करे, कमज़ोर करे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अधिकार मनुष्य की प्रकृति के ठीक उसी तरह से ऑर्गन्स माने जाते हैं, पार्ट माने जाते हैं, जैसे शरीर का कोई हिस्सा। इतने मजबूती से संबद्ध हैं मनुष्यों से ये अधिकार। अर्थात अगर हम देखें कि प्राकृतिक अधिकारों को हटा दिया जाए तो एक तरह से मनुष्यता समाप्त हो जाती है, उसका जीवन ही संकट में पड़ जाता है, इतने महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम प्राकृतिक अधिकारों का जिक्र कर रहे हैं तो इंग्लैंड के अभी एक हमने दार्शनिक का नाम लिया था, जॉन स्टुअर्ट मिल। एक और दार्शनिक हुए हैं इंग्लैंड के ही, जॉन लॉक। उनको माना जाता है कि वो एक बड़े समर्थक रहे हैं प्राकृतिक अधिकारों से। और जॉन लॉक का ये मानना रहा है कि मनुष्य जन्म से ही समान हैं और जन्म से ही अधिकार संपन्न हैं। और कोई भी मनुष्य ईश्वर से इस तरह का हक या अधिकार नहीं पाता कि वो दूसरे मनुष्यों के अधिकारों को ख़त्म करे या कमज़ोर करे। अर्थात सभी मनुष्य, जहाँ तक अधिकारों की बात करी जाए, तो एक समान है और किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो दूसरे किसी व्यक्ति को या समूह को इस तरीके से शासित करे या प्रशासित करे या उस पर आधिपत्य जमाए जिससे उसके अधिकारों का उल्लंघन हो। तो ऐसा ये जॉन लॉक मानते रहे हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों की बात अगर की जाए तो प्राकृतिक अधिकार के ये जॉन लॉक सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। तो प्राकृतिक अधिकार आप समझ गए होंगे, वे अधिकार हैं जो माने जाते हैं कि हमेशा से मनुष्य के साथ रहे हैं। जिस तरह से जीवन अस्तित्व में आया है वैसे ही ये अधिकार आए हैं। हालांकि इसकी आलोचनाएं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग आधारों पर होती रही हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय की, दूसरे तरह के अधिकार की, और ये है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, या हम इसको विधिक सिद्धांत या कानूनी सिद्धांत कह सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों को काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला है, लेकिन कई ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिनमें से जेरेमी बेंथम का नाम सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है, और ये मुखालफत करते हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की, और इसका मखौल उड़ाते हैं। कहते हैं कि ये बड़े अप्रासंगिक सी बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक, और ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जब प्राकृतिक अवस्था थी तो अधिकार की बात करना बिल्कुल बेमानी है। उस समय अधिकार रहे ही नहीं होंगे, और अधिकार जो हैं वो राज्य के साथ आए हैं, राज्य ने कानून जब बनाए हैं। तो कुल मिला के जो लीगल थ्योरी वाले लोग हैं, जो समर्थक हैं, वे यही कहते हैं कि जो अधिकार हैं वे राज्य द्वारा निर्मित हैं और कानून ही हमें अधिकार देता है। बिना कानून के ये संभव नहीं है, बिना कानून के अधिकार संभव ही
नहीं है। तो देखा जाए तो जेरेमी बेंथम इसमें सबसे महत्वपूर्ण समर्थक हैं, लेकिन हॉब्स का भी अगर देखें तो हॉब्स भी यही बात कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अगर आपने पढ़ा होगा थॉमस हॉब्स के बारे में, तो उनका भी यही मानना है कि जो अधिकार हैं वे असीमित मात्रा में उपलब्ध थे और उसकी वजह से संघर्ष होता था लोगों के पास। कोई सुरक्षा या बचाव के साधन नहीं थे, बस शक्ति ही सत्य है पर आधारित व्यवस्था थी। और आखिर में लोगों ने अपने अधिकार जो हैं बलिदान किए और राजा को अपने अधिकार सौंप दिए। और ध्यान रहे, राजा ने जो अधिकार लोगों को दिए वही अधिकार महत्वपूर्ण बने, वही अधिकार वास्तविक और मान्यता प्राप्त अधिकार बने। तो इस तरह के भी समर्थक हैं जो अधिकारों के विधिक सिद्धांत के साथ खड़े हुए हैं। हमने हॉब्स और बेंथम की चर्चा की। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल थ्योरी। जहाँ तक ऐतिहासिक सिद्धांत की बात है तो कहते हैं कि इसका जो मूल है वो ये है कि रीति रिवाज होते हैं, कई परंपराएं होती हैं जो चलती रहती हैं और धीरे धीरे करके ये अधिकार की शक्ल ले लेते हैं, हक बन जाते हैं समय के साथ। तो देखा भी जाए कि ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये रीति रिवाज की कुछ दिनों बाद ये एक तरह से अधिकार ही बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र को कोई विश करता रहा है एक पर्टिकुलर दिन और ये वो कई सालों से करता चला आ रहा है, और अगर मान लीजिए 5 साल 10 साल वो इस तरह से प्रक्रिया दोहराता रहता है, तो दूसरे मित्र को यही लगता है कि ये उसका हक है। अगर वो भूल जाता है तो उसका लगता है कि नहीं, ये उसके हक का उल्लंघन हुआ है। तो जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वो इसी मान्यता पर आधारित है कि कोई भी रीति रिवाज, कोई भी प्रक्रिया जो लगातार अभ्यास में होती है तो परिणाम स्वरूप समय के साथ वो अधिकार का रूप ले लेती है। इसके ऐतिहासिक के बाद आदर्शवादी सिद्धांत है या आइडियलिस्टिक थ्योरी है। आइडियलिस्टिक थ्योरी यही मानती है कि जो लोगों के अधिकार हैं वे बाह्य परिस्थितियां हैं, एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे लोग विकास कर सकते हैं। बिना अधिकारों के कोई भी विकास संभव नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जहाँ तक आदर्शवादी सिद्धांत है वो ये मान के चलता है कि मनुष्य की पूर्णता के लिए जो भौतिक परिस्थितियाँ चाहिए वे बिना अधिकारों के संभव ही नहीं हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इंसान कार्य कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके, और इसके लिए अधिकार चाहिए और बिना इनके संभव नहीं है। एक तरह से नैतिक दृष्टिकोण से आदर्शवादी सिद्धांत विचार करता है अधिकारों के विषय में। तो ये कुल मिला के कुछ सिद्धांत थे, और इन सिद्धांतों को समझने के बाद आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि कितने लंबे समय से विद्वान दार्शनिक लिखते रहे हैं अधिकारों के समर्थन में। अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष यही है कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं। अधिकारों की जो विवेचना की है दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से, सभी का जो सारांश यही निकलता है कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं। तो औद्योगिक क्रांति के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने जोर पकड़ा दुनिया भर के तमाम देशों में, और जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हुआ, निश्चित रूप से न सिर्फ तंत्र बल्कि लोक भी मजबूत हुए, और लोगों के अधिकारों को लेकर निश्चित रूप से बहुत सारी क्रांतियाँ हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैंने जिक्र किया। तो इतना ये एक कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड था। इसको समझने के बाद अब हम सीधे बात करते हैं मूल अधिकारों की। देखिए, अधिकार बहुत तरीके के हैं, जैसा कि अभी हमने बात की, प्राकृतिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं। वैसे ही एक प्रकार है मूल अधिकार। अगर हम बात करें तो मूल अधिकार का मूल का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का मतलब ये है कि वे अधिकार जो किसी भी अन्य अधिकारों से बेहद ज़रूरी हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं, और जिनके बिना एक मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। ऐसे अधिकार जिनके बिना एक समाज अपना विकास नहीं कर सकता। तो वे अधिकार जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। और ये वे अधिकार हैं जिनके अभाव में मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, और जब मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता तो स्वाभाविक सी बात है वो समाज और राज्य भी, देश भी अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए आधुनिक राज्यों ने
लिखित रूप में अपने संविधानों में इस बात की गारंटी दी है कि लोगों के मूल अधिकार महत्वपूर्ण हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो भारत के जो संविधान निर्माता थे वे भी बुद्धिमान थे और दूरदर्शी लोग थे, और वे जानते थे कि बिना अधिकारों के, बिना मूल अधिकारों के देश का जो आधुनिक स्वरूप है वो निखर के नहीं आ पाएगा। इसलिए जितने महत्वपूर्ण जो पक्ष थे मूल अधिकारों को लेकर, उन पर विशद चर्चा हुई संविधान सभा में, और मूल अधिकारों से संबंधित भाग को एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में संविधान सभा ने स्वीकारा और उसको संविधान में शामिल किया। तो अगर हम बात करें भारत में मूल अधिकारों की मांग के विषय में या इनके विकास के विषय में, तो इसकी शुरुआत औपनिवेशिक शासन के समय ही हो जाती है, जब अंग्रेज़ों का शासन था। और मित्रों, आपको तो पता ही था कि अंग्रेज़ों के शासन की जो सबसे बड़ी वजह थी मुखालफत की, वो यही थी कि ना सिर्फ वे भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए बैठे थे, बल्कि वे भारतीयों के अधिकारों का सम्मान नहीं करते थे। भेदभाव था भारतीयों के और यूरोपीय लोगों के बीच। एक तरफ जहाँ प्रिविलेज्ड क्लास के तौर पर यूरोपीय मौजूद थे यहाँ भारत में, वहीं जो स्थानीय भारतीय थे उनके अधिकारों की किसी को कोई परवाह नहीं थी, और मनमाने तरीके से जो हुकूमत थी, अंग्रेज़ी हुकूमत, वो आचरण करती थी और उनको बिल्कुल भी भारतीयों के अधिकारों की परवाह नहीं थी। और ऐसे अधिकार जिनका सम्मान किया जाता था इंग्लैंड में और लोगों के पास उपलब्ध थे, आम जन के पास उपलब्ध थे, ऐसे अधिकारों का भारत में उल्लंघन किया जाता था, और बेरोक टोक बिना किसी बात की फिक्र किए हुए, बिना भारतीयों के हितों की फिक्र किए हुए। तो कुल मिला के देखा जाए तो 19वीं सदी में ही इसका विकास धीरे धीरे शुरू हो गया था। एक किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। मैं फिर से दोहराता हूँ, इस किताब का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ें। और ये विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है और बहुत महंगी नहीं है। इसको आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के बारे में बहुत अच्छी जो रूपरेखा है वो दी गई है। अंग्रेज़ी में किताब है और इसके लेखक ग्रेनविल ऑस्टिन हैं। इसका नाम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन है। ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक चित्र उभर कर सामने आ जाएगा कि किन हालातों में भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो वही ग्रेनविल ऑस्टिन अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में कहते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो कुल मिला के कांग्रेस की स्थापना के साथ ही ये विचार निहित हो गया था कि भारतीयों को भी वे सारे अधिकार मिले जो कि अंग्रेज़ों को मिले हुए हैं, उनके साथ भेदभाव जैसी स्थिति ना रहे। और इसको और आगे बढ़ाया गया 1895 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में, और कई अधिकार जो थे उनको शामिल भी किया गया, जैसा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। और आगे 1925 के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इस अधिकारों का जिक्र था, और 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें भी लोगों के अधिकारों की भी बात की गई थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो संविधान सभा जिसका गठन कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, उसके पहले भी मूल अधिकारों पर काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा इनको महत्वपूर्ण समझा गया था, और अलग अलग तरीके से मूल अधिकारों के बारे में चर्चा हुई थी और इनको शामिल किया गया था विभिन्न चर्चाओं और परिचर्चाओं में। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा एक बड़ी संस्था थी और मूल अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा ने एक उप समिति गठित की थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही मूल अधिकारों को शामिल किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी इस समिति की वो ये थी कि न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि मूल अधिकारों को न्याय योग्य बनाया गया। इसकी व्याख्या मैं थोड़ा सा कर देता हूँ
कि मूल अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता है कि जस्टिसिएबल हैं, यानी कि न्याय योग्य हैं। अर्थात अगर इनका कहीं उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे न्यायपालिका के उच्च स्तर से या शीर्ष न्यायपालिका के स्तर से अनुरोध कर सकते हैं कि मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएं। तो एक साधारण नागरिक अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और अनुच्छेद 32 और 226 के तहत एक तरह से संरक्षण प्राप्त है। अमूमन जो साधारण कानून हैं उनके उल्लंघन पर सीधे सीधे आप सर्वोच्च अदालतों में नहीं जा सकते, लेकिन मूल अधिकारों के उल्लंघन में आप ऐसा कर सकते हैं। यही है वजह कि मूल अधिकार साधारण अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं और इनको न्याय योग्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं कौन से मूल अधिकार हैं जो संविधान में दिए गए हैं। तो मौलिक रूप से अगर देखा जाए तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन आज वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इसमें जो देखा जाए तो इसमें सबसे पहला जो है विधि के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण की बात करने वाला समानता का अधिकार सबसे पहला जो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और साथ ही साथ उपाधियों पर भी रोक लगाता है। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लें। जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में, वो इस प्रकार से है कि अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग एक जैसे हैं। कानून ये नहीं करेगा कि राजा के लिए कोई और कानून और प्रजा के लिए कोई और कानून। जैसे हम ब्रिटेन का संविधान जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि किंग इज़ अबव द लॉ और किंग कैन डू नो रॉन्ग, इस तरह की बातें हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि एक ऐसा देश जहाँ से विधि के शासन की नींव पड़ी और वहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा कानून से ऊपर है। हालांकि ये दूसरा विषय है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में विधि के समक्ष सारे लोग एक समान हैं। कानून की नज़रों में सभी लोग एक समान हैं, चाहे वो सर्वोच्च व्यक्ति हों, चाहे वो समाज के ऐसे व्यक्ति हों जो साधारण जीवन जी रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कानून की नज़र में सभी लोग एक जैसे हैं। ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बात की गई है और इसमें विधि के समक्ष समानता के साथ साथ विधियों का समान संरक्षण भी दिया गया, अर्थात जो भी कानून बनेगा वो एक रूप से पूरी तरह से लागू होगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो समान रूप से सभी पर लागू होगा। उसका जो प्रोटेक्शन है वो इक्वल प्रोटेक्शन सभी को मिलेगा। अनुच्छेद 15 की बात करी जाए तो सामाजिक समानता एक महत्वपूर्ण ख्वाब था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न था संविधान निर्माताओं का और स्वतंत्रता सेनानियों का। तो सामाजिक समानता की बात की गई है अनुच्छेद 15 में और ये कहा गया है कि किसी भी आधार जिसमें जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 की बात है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है और कहता है कि जो नौकरियां हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, उसमें सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। कुछ ऐसी प्रथाएं थीं जो बड़ी ही शर्मनाक प्रथाएं थीं सामाजिक तौर पर। एक ऐसा समाज जिसको भारत की जो लीडरशिप है उस समय की वो देख रही थी कि एक आधुनिक समाज में तब्दील हो, तो अस्पृश्यता जैसी बातें निश्चित रूप से शर्मनाक थीं। तो अनुच्छेद 17 जो है इसमें इसको असंवैधानिक मानता है और इसके अनुपालन में संसद ने कानून भी बनाया है और ये एक अपराध है अगर इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है कहीं पर तो और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियाँ मतलब टाइटल्स की बात। अगर हम अंग्रेज़ों के ज़माने में देखें तो बहुत सारे, उसके पहले भी बहुत सारी उपाधियों का एक दौर चला करता था, जिससे कुछ ख़ास लोग जो हैं, प्रिविलेज्ड क्लास जो है, एलीट क्लास है, वो अपने आप को जन सामान्य से बेहतर दिखा सके। तो एक ऐसे समाज का स्वप्न था जिसमें सभी एक समान हों, तो इसके लिए ज़रूरी था कि उपाधियाँ या टाइटल्स वगैरह जो चीज़ें हैं
उनको ख़त्म किया जाए। हालांकि सेना की उपाधियां और विद्या संबंधी उपाधियां जो हैं, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ जैसे लॉ करते हैं या पीएचडी करते हैं तो आपके टाइटल्स लग सकते हैं, या आप जो भी उपाधियां अर्जित करते हैं तो सेना और विद्या से संबंधित उपाधियों पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि बाकी जो उपाधियां हैं उन पर निषेध लगाया गया है। ये इतना समझने के बाद अब हम दूसरे मूल अधिकार की बात करते हैं। यह है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। इसमें जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो सबसे पहले जो है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी मैंने शुरुआत ही इस विषय की थी कि किस तरह से सुकरात को जहर दिया गया था क्योंकि उसने कुछ कहा था और वो बात जो हुकूमत है उसको अच्छी नहीं लगी थी, फलस्वरूप उन्हें मृत्युदंड दिया गया। तो भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कहता है। और ध्यान रखें, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं से भी अलग से कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी जो है वो है शांतिपूर्ण और निरायुध रूप से सम्मिलन करना। आप एक समूह के तौर पर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये एकत्रित होना शांतिपूर्ण हो और हथियार न हो किसी तरह का, अर्थात एक अहिंसक तरीके से और बहुत ही शांतिपूर्ण विचार विमर्श के तरीके से विचार विमर्श के लिए अगर आप एकत्रित होते हैं किसी भी उद्देश्य से, तो यह आज़ादी भी आपके पास है। तीसरा है संघ निर्माण की स्वतंत्रता। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। चौथी, विचरण की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। आपको पता है अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है शेष राज्यों की तरह हो गई है। तो आपको अब इसमें अपवाद जैसी भी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो देश के किसी भी भाग में आप जा सकते हैं। और पांचवी जो स्वतंत्रता है वो आप किसी भी भूभाग में जाके आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। छठी जो स्वतंत्रता है वो है व्यावसायिक स्वतंत्रता, अर्थात कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका व्यवसाय आप के पैतृक व्यवसाय से जोड़ के देखा जाए या समूह विशेष के व्यवसाय से जोड़ कर देखा जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का काम कर सकता है, कहीं भी काम कर सकता है और ऐसी ये उसके पास पूरी आज़ादी है। इस अधिकार के बाद अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 20, 21, 22 में भी निजी स्वतंत्रता की बात की गई है और अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जीवन के अधिकार की बात करता है। और ध्यान रखें मित्रों कि आपातकाल में अगर मूल अधिकारों के सस्पेंशन की बात होती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अर्थात ये इतने महत्वपूर्ण अधिकार हैं कि आपातकाल में भी लागू रह सकते हैं। अनुच्छेद 21 जैसा कि मैंने कहा ये जीवन के अधिकार से संबंधित है और इसकी विशद व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 21 पर मैं कभी किसी अन्य पॉडकास्ट में विस्तार से चर्चा करूंगा, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। एक बात और मैं जोड़ूंगा कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में ए जोड़ दिया गया है और आरटीई या बुनियादी शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है इसी के तहत। अर्थात 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं अब उनको शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 22 अवैध नज़रबंदी या गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है विभिन्न परिस्थितियों में। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करते हैं तीसरे मूल अधिकार की। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 जो है वो बेगार या बलात् श्रम के खिलाफ की बात करता है, विरुद्ध है की बात करता है। वो कहता है कि किसी से भी ज़बरदस्ती श्रम नहीं लिया जा सकता। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारा इतिहास पढ़ा होगा कि कैसे उपनिवेश के युग में या उससे पहले के दौरों में किस तरीके से लोगों से काम लिया जाता था दासों की तरह। और अरस्तु जैसे प्रसिद्ध विचारक जो हैं, स्थापित विचारक हैं, वो भी दास प्रथा का समर्थन कर रहे थे। तो एक वो दौर था और कहीं ना कहीं से इस बात की चिंता थी संविधान निर्माताओं को, तो इसीलिए बेगार श्रम को असंवैधानिक घोषित किया गया और इसके खिलाफ
मूल अधिकार है लोगों का कि इससे अपने आप की रक्षा करें। एक और भी बात है, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं रखा जा सकता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि एक बचपन एक अच्छे भविष्य की दिशा में प्रगति कर सके, ये ज़रूरी था। चौथा जो मूल अधिकार है वो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में ये विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं जिसमें मनचाहे धर्म को चुनने की स्वतंत्रता, उपासना पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता और जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उनके प्रबंध करने की स्वतंत्रता इन सब में शामिल है विशेष रूप से। अनुच्छेद 29 और 30 में पांचवें मूल अधिकार का जिक्र है। ये शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार दिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने मूल्यों के स्थापित मूल्यों के अनुसार शिक्षा संस्थाएं वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, चला सकते हैं। छठा अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं और सच पूछा जाए तो ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का तात्पर्य ये है कि अगर बाकी अधिकारों का, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसकी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और कोशिश उसकी होती है कि किस तरीके से लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए। और देखा जाए तो ये रिट हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियोरेरी हैं और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो निर्देश दे सकती है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मूल अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और आपको पता ही है कि न्यायपालिका मूल अधिकारों के साथ एक तरह से गार्जियन है, एक तरह से संरक्षिका है जो मूल अधिकारों का संरक्षण करती है और किसी भी तरीके से उनके वायलेशन को बचाती है। तो कुल मिला के हमने मूल अधिकारों को समझा। बहुत सारे इसके विषय हैं, बहुत विस्तार हैं, एक एक अधिकार पर हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है और इन पर हम अलग अलग पॉडकास्ट तैयार करेंगे। जैसे समानता के अधिकार की बात की जाए और एक और मुद्दा है, अक्सर विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि रिजर्वेशन का है मसला, वो कैसे संविधान सम्मत हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में, तो ऐसे सवालों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।